जय हिंद प्यारे बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण से सूत्र और उसके चिन्ह प्रपाटी के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसका पहला जो टॉपिक है कि गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध बताइए। कहने का मतलब ही है जो हमारा गोलीय दर्पण, जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, उसके लिए जो फार्मूला होता है एफ बराबर एफ और आर में संबंध हमको बताइए कि इन दोनों को मिला करके जो फार्मूला बनता है वह कौन सा होता है। देखिए, हमें क्लास 10 में फार्मूले का डेरिवेशन नहीं करना है, इसलिए हम डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं। वो आपका इंटर में है, अगर होता तो हम आपको जरूर करा दे। जब से एनसीईआरटी लागू हुई है आपका डेरिवेशन हटा दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध। तो फार्मूला हमको मिलता है एफ बराबर आर बाई 2, या हम कह सकते हैं आर बराबर 2एफ। इसको इधर भेज देंगे तो हमको क्या मिलेगा, आर बराबर 2एफ। यानी याद रखिएगा, हमसे पूछा जाएगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो कहेंगे जो वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। या कह सकते हैं जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगली बात देखिए, क्योंकि हम लोग परिभाषा में पढ़े थे कि जो मुख्य फोकस होता है वह ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होता है। पढ़े थे ना, तो वही चीज है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या है। जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वही ना वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी होती है। तो वही बात। चलिए एक बार हम आपको फिगर से समझा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यह ध्रुव है, यह फोकस है और यहाँ पर वक्रता केंद्र है। हम आपसे बताए थे कि यहाँ वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती हैं। और जो फोकस है इसके बीच की दूरी स्मॉल एफ है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। हम आपसे बताए थे ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो मध्य बिंदु होता है वही फोकस होता है, यानी इन दोनों के बीच में होता है। तो जितना दूरी इधर होगा उतना दूरी इधर होगा। और समझ आया? इसीलिए हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू आर बाई 2, यानी कि 2 बार एफ को जोड़ेंगे तो आर के बराबर होगा, तो 2 एफ को जोड़ेंगे तो आर के बराबर हो गया। या लिख सकते हैं बराबर आर बाई 2, यानी जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। चलिए अगला, गोलीय दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध देख रहे हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला हमारा होता है 1/एफ बराबर 1/वी प्लस 1/यू। याद रखिएगा, इसके लिए यह फार्मूला होता है। तो यू भी एफ में होता है आपका संबंध। दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, दोनों से हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह प्रपाटी। हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह प्रपाटी। ठीक है, चलिए समझते हैं हम। तो यह जो हमारा गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार का है। एक तो उत्तल दर्पण है और एक कौन सा है, अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है और एक कौन सा है हमारा, उत्तल दर्पण है। चलिए दोनों को देख लेते हैं। आ रहा है ना पूरा फ्रेम में, एक बार चेक कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका मुख्य अक्ष, इसका भी मुख्य अक्ष। ये आपका कौन सा दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण। यह है आपका उत्तल दर्पण। चलिए अब एक बात जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो बिंदु है इसे हम लोग कहते हैं, इस वाले बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव। यहीं कहीं पर होगा फोकस और यहीं कहीं पर होगा वक्रता केंद्र। सेम यहाँ पर होगा आपका क्या, ध्रुव, इधर कहीं होगा आपका फोकस और इधर कहीं होगा वक्रता केंद्र। ये बिंदु आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमें यह पता है कि जो फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से, और सभी दूरियों को हम लोग मापते कहाँ से है, ध्रुव से ही मापते हैं, याद रखिएगा। चलिए, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। अगला चीज देखिए, यह जो ध्रुव है और यह जो
फोकस है, सॉरी एफ फोकस है। जो ध्रुव और फोकस है इसके बीच की दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, या जो वक्रता केंद्र और ध्रुव है इसके बीच की दूरी को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं हम कि कोई एक वस्तु है, ध्यान से सुनिएगा, हम सबसे पहले इसके चिन्ह को समझ लेते हैं। यह जो दर्पण है इसको हम बांट देते हैं 4 भागों में। अगर हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा इसे ऐसे खींचते हैं, ठीक, एक इधर से खींचते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक खाना ये बन गया, एक खाना ये बन गया, एक खाना ये, चतुर्थांश बन गया ना। सिम यहाँ पर भी देखिए चतुर्थांश बन गया। हम लोग पढ़े हैं क्लास 3-4 से, हम पढ़ते आते हैं कि चतुर्थांश में होता क्या है, अगर हम कोई दाएं साइड दूरी चलते हैं तो धनात्मक होता है, बाएं साइड चलते हैं तो ऋणात्मक होगा, ऊपर चलेंगे तो भी धनात्मक होगा, और नीचे चलेंगे तब भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम, तो यह जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की जितनी दूरियां होती हैं सब के सब धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के नीचे की जितनी दूरियां होती हैं सब के सब ऋणात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के बाएं साइड की जितनी दूरी होंगी सब के सब ऋणात्मक होंगी, मुख्य अक्ष के दाएं साइड की जितनी दूरी होंगी सब के सब धनात्मक होंगी। बात समझ में आ गया? इसके लिए भी मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के बाएं साइड की दूरी ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के दाएं साइड की दूरी धनात्मक होगी। देखिए अब इसमें कौन धनात्मक होगा, कौन ऋणात्मक, चलिए देखते हैं। अब यह देखिए कि जो वक्रता त्रिज्या है वह दर्पण के बाएं साइड की दूरी है ना, बाएं साइड पर रहने, इसलिए जो वक्रता त्रिज्या होगी यह माइनस में होगी। बात समझ में आ गया? यह जो वक्रता त्रिज्या होगी किस में होगी, माइनस में हो गई। यह जो फोकस दूरी है ये भी दर्पण की बाएं साइड है, इसलिए यह जो फोकस दूरी होगी यह भी किस में होगी, माइनस में होगी। बात समझ में आ गया? यानी हमको याद रख लेना है आज से कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों की दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बात समझ में आया? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। लिखते चलिए साथ में ताकि आप भूलिए मत, याद रहे। लिखिए तुरंत कमेंट बॉक्स में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। तो हम लिखेंगे, लिखते हैं इसको, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। बात समझ गए? चलिए अगली चीज हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में देखिए जो वक्रता त्रिज्या है यह दर्पण के दाईं साइड है ना, तो दाएं साइड की दूरी किसमें हम लोग लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। फोकस दूरी देखिए ये भी दाएं साइड ही पड़ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या लेंगे, प्लस। यानी हम कहेंगे कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए इसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। चलिए इसको भी लिख रहे हैं, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए इतना बात तो समझ में आ गया। चलिए हम आगे देखते हैं कि जब कभी भी हम वस्तु को रखते हैं तो हमेशा वस्तु को हम मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते हैं, कभी भी हम वस्तु को मुख्य अक्ष के नीचे नहीं रखते हैं। तो देखिए वस्तु की जो लंबाई होगी, वस्तु की जो लंबाई होगी जिसे हम ऊंचाई कहेंगे वो हमेशा धनात्मक होगी, चाहे यह उत्तल दर्पण के लिए चाहे यह अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के हम लोग कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि वस्तु की जो लंबाई होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। जब कहेगा 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, बात समझ में आ गया, तो वस्तु की लंबाई हमेशा कितनी होगी, हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं यहीं पर। चलिए लिख लेते हैं कि वस्तु की लंबाई सदैव धनात्मक होती है।
देखिए कहने का मतलब क्या है हमारी, देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहीं पर वस्तु को रखा है, तो यह जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की जो लंबाई है, जो बिंब की लंबाई है, यह मान लेते हैं हम क्या है, h है। तो यह जो ऊंचाई h है, यह मुख्य अक्ष से ऊपर है ना, तो यह धनात्मक ही ना होगी। समझ में आया। यहाँ पर भी हम वस्तु को अगर रखते हैं तो वस्तु को ऐसे ऊपर ही रखेंगे, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है। तो जो हम वस्तु को रख रहे हैं तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही रख रहे हैं ना, तो ये भी ऊंचाई क्या होगी, धनात्मक ही होगी। बात समझ में आया। तो यही बात लिखिए, वस्तु की लंबाई सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए अगली बात ध्यान से सुनिए, अगर हमसे कहता है कि वस्तु दर्पण से इतना सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी वस्तु की जो दूरी होती है, दूरी है होगी। देखिए वस्तु हमेशा कौन साइड होगा, बाएं साइड, इसमें भी कौन साइड होगा, बाएं साइड। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण में वस्तु हमेशा किस साइड रखा जाता है, बाएं साइड रखा जाता है। और बाएं साइड की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो इसको हम वस्तु की जो दूरी होती है ध्रुव से हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू से। तो इसकी भी यहाँ से ध्रुव से दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल यू से। चलिए अब देखिए, जो वस्तु की जो दूरी है वह ध्रुव से बाएं साइड है ना, इसलिए हम लिखेंगे इसको माइनस, और इसे भी हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। यानी हम याद रखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए वस्तु की जो दूरी होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बात समझ में आया। तो अगली बात फिर लिखिए आप लोग कि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। यहाँ देखिएगा हम वस्तु की लंबाई लिखे हैं, जैसे हमारी लंबाई है, हम इस बोर्ड से कितने दूरी पर है। जब दूरी की बात होगी तो ऋणात्मक होगा, लंबाई की बात होगी तब धनात्मक होगा। लंबाई कह देगा वस्तु की, चाहे वस्तु की ऊंचाई कह देगा, लेकिन जब भी कहेगा कि वस्तु दर्पण से इतना सेंटीमीटर दूर रखा है तो वह दूरी की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। बात समझ गए। तो हमेशा वस्तु की जो दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो चलिए हम लिखते हैं अगला पॉइंट, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे हम समझते हैं। हमने देखा था कि जो प्रतिबिंब बन रहा था, प्रतिबिंब या तो दर्पण के दाईं ओर बन रहा था ऊपर, इस तरह से मान लेते हैं एच डैश प्रतिबिंब है। बात समझ गए। तो यह जो एच डैश प्रतिबिंब है यह मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है ना, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। बात समझ गए। चलिए प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। लेकिन जब इसकी दूरी की बात करेगा, यानी कि ध्रुव से इसकी दूरी होती है v, इसको हम प्रदर्शित करते हैं v से, तो यह कौन सी साइड है, बाएं साइड है कि दाएं साइड है, दाएं साइड है ना। तो जब दाएं साइड है तो इसे हम प्रदर्शित करेंगे प्लस से। यानी कि अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब दाहिने साइड बनता है तो ओकर जो दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। और वो कंडीशन केवल एक ही होता है, आपको बताए थे, जो छठा वाला कंडीशन होता है उसी में केवल दाएं साइड प्रतिबिंब बनता है। बाकी सब के सब प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, नीचे बनेंगे। सब के सब प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, नीचे बनते हैं और बाएं साइड बनते हैं। तो बाएं साइड की जो दूरी होगी यह प्रतिबिंब है, ध्यान रखिएगा। यह क्या है, प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब है। इसे हम एच डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रतिबिंब को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, एच डैश से। यह भी क्या है, प्रतिबिंब है। बात समझ गए। अब देखिए, यह जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है यानी जो लंबाई है यह ऋणात्मक होगी, क्योंकि मुख्य अक्ष से कहाँ गई है, ये नीचे गई है, इसलिए क्या होगी, ऋणात्मक होगी। बात समझ में आ गया। अगली बात समझिए, यह जो प्रतिबिंब है यह दर्पण के बाएं साइड है और इसकी दूरी को हम ध्रुव से v से प्रदर्शित करते हैं, और बाएं साइड में है तो इसलिए किसमें होगी, ये माइनस में होगी। बात समझ में आ गया। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं अब कि इसमें अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो इसमें हमेशा प्रतिबिंब ऊपर ही बनता है। जब भी बनेगा प्रतिबिंब हमेशा ऊपर बनेगा, कभी भी बाएं नहीं बनेगा और नीचे नहीं बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। या तो फोकस पर बनेगा या तो फोकस के पहले बनेगा। तो इनमें प्रतिबिंब जो होगा, मान ले रहे हैं कि यही प्रतिबिंब बन रहा है इस तरीके से, यहाँ प्रतिबिंब फोकस के इधर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी किस में होगी, धनात्मक में होगी। और इधर की जो दूरी होगी v की, ये भी किस में होगी, धनात्मक में ही होगी। समझ में आ गया।
चलिए ध्यान दीजिएगा, पूरी बातों को हम एक बात एक साथ आपको समझाने की प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हमने आपसे क्या कहा था कि जितनी भी दूरियां दाएं साइड की होंगी सब धनात्मक होंगी, जितना बाएं साइड होंगी सब ऋणात्मक, जितना ऊपर होंगी सब धनात्मक, जितना नीचे की होंगी सब ऋणात्मक। अवतल दर्पण में हम देखते हैं इसकी जो वक्रता त्रिज्या है बाएं साइड पड़ती है इसलिए ऋणात्मक होगी, इसकी जो फोकस दूरी है बाएं साइड पड़ती है इसलिए ऋणात्मक होगी, वस्तु को हम बाएं साइड रखते हैं इसलिए इसकी दूरी जो होगी ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब इसका जो बाएं साइड बनता है नीचे बनता है इसलिए इसकी भी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो भी ऋणात्मक होगी। बात समझ में आ गया। एक कंडीशन होता है कि वस्तु दाहिने साइड बनता है, दाहिने साइड बनेगा तो उसकी दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, और वस्तु प्रतिबिंब जो बनता है मुख से ऊपर बनता है इसलिए उसकी भी जो लंबाई होगी वो धनात्मक होगी। बात समझ में आ गया इतना। तो याद रखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों की दोनों ऋणात्मक, बाकी वस्तु की जो दूरी होती है वो तो हमेशा ऋणात्मक होगी, चाहे उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है। इतना बात क्लियर हो गया कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों की दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इतना बात समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर बोर हो रहे हैं। चलिए अगर ऐसी बात है तो हम आप लोगों के लिए एक बात कहना चाहेंगे, किताबों के हर पन्ने में तुम्हारे भविष्य की कहानी छिपी है, किताबों के हर पन्ने में तुम्हारे भविष्य की कहानी छिपी है, बस भरोसा रखो और मेहनत करते रहो, एक दिन कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी। समझ गए ना। तो यही बात है। आप कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आते तो निराश मत हुआ करिए, आप उसको प्रयास कीजिए सीखने का। आएगा क्यों नहीं, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, बाकी तो हम वही हैं आपको समझाने के लिए। अब समझ में आ गया। चलिए इसको हम समझते हैं कि यह वाला जो है देखिए, मुख अक्ष के ऊपर सारी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक, नीचे की सारी ऋणात्मक, दाएं साइड वाली सारी धनात्मक, बाएं साइड वाली सारी ऋणात्मक। इतना चीज दिमाग में बैठ गया है। उत्तल दर्पण इस तरह से बनता है, इसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी सब दाएं साइड होंगे इसीलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे। इतना बात समझ में आ गया। वस्तु हमेशा बाएं साइड रखी जाती है तो वस्तु की जो दूरी होगी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं तो वस्तु की लंबाई हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। बात समझ में आ गया। इसका जो प्रतिबिंब होता है हमेशा दाहिने साइड बनता है इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई भी धनात्मक होगी। बात समझ गए। तो हम याद रखेंगे वस्तु की लंबाई को U से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को V से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f होता है, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका चिन्ह परिपाटी। एग्जाम में कभी कभी कह देता है कि गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी लिखिए, तो आप इतना चीज आप लिखेंगे। बात समझ गए ना। चलिए ठीक, फिगर भी बना दीजिएगा, इस तरह से आप लिख भी दीजिएगा। और देखिए आप लोग एक काम जरूर करिए कि इस चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं तो एकदम मन से लगे रहिए। हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप पेन कॉपी लेकर बैठिए। हम जो चीज बोलते हैं बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, उस चीज को आप अपने कॉपी में जरूर लिखिए, क्योंकि आप उस चीज को लिखे रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज समझ गए। बाकी आपको एक बार में नहीं से समझ में आता है तो वीडियो को आप दोबारा चालू करके देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, 4 बार, आपको तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। आज समझ में आ गया। तो आप लोग मेहनत करिए, मेहनत नहीं करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मेहनत करिए। देखिए नौकरी पाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, कम समय में पाना ये बड़ी बात होती है। आज समझ में आ गया। चलिए हम इसका अगला टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं, जिसका नाम है रेखीय आवर्धन। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ये समझ लेते हैं हम लोग। इतना तक तो फ्रेम में आ जाएगा ना, एक बार चेक कर लें। ठीक है, चलिए रेखीय आवर्धन समझिए होता क्या चीज है। देखिए दर्पण द्वारा बनी जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है, इसी का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटी वस्तु की लंबाई। अब समझ में आए। प्रतिबिंब की लंबाई और बटी वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है ये क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन यह बताता है कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की लंबाई से कितना गुना छोटा है या फिर कितना गुना बड़ा है।
यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब से तुलना करना ही क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। यानी रेखीय आवर्धन ही बताएगा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा बना है या फिर कितना गुना छोटा बना है। रेखीय आवर्धन को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। रेखीय आवर्धन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आपको बताए हैं एच डैश से। अब बटे वस्तु की लंबाई को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से। तो हमारा यहाँ फार्मूला मिलेगा एम बराबर एच डैश बटे एच। आज समझ गए। या ध्यान से देखिए, या हम लोग एम बराबर लिखते हैं, एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई यानी जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से, और बटे वस्तु की लंबाई यू से, और आगे आता है आपका माइनस। देखिए डेरिवेशन आपके हाई स्कूल में है नहीं, इसीलिए हम आपको डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट आपको फार्मूला याद कर लेना है। बात समझ गए, और इसके ऊपर हमें सवाल लगानी है। देखिए m बराबर एच डैश बटे एच है और m बराबर माइनस v बाई यू है, तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि m के बराबर है एच डैश बटे एच और m के बराबर माइनस v बाई यू, तो हम इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं माइनस v बाई यू। आप समझ गए ना, तो याद रखिएगा m बराबर एच डैश बटे एच या m बराबर माइनस v बाई यू या m बराबर एच डैश बटे एच बराबर माइनस v बाई यू। आप समझ गए। तो दर्पण से संबंधित जितने भी टॉपिक थे हमारे सब खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग लगाएंगे दर्पण का न्यूमेरिकल। अगले वीडियो में हम लोग दर्पण का न्यूमेरिकल लगाना सीखेंगे। आप लोग जितना भी आपको हम वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, पूरा वीडियो आप रिवीजन करके बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और पूरा तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी जो बच्चे इसके साथ नहीं जुड़े हैं उनके साथ, उनके पास भी चैनल भेजिए और उनको जोड़िए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो फिर हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।